मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होता है और ऐसी दशा में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्थिति विवरण में संपत्ति तथा दायित्व जो है उचित मूल्य पर दिखाए जाएं। यह संभव है कि कुछ संपत्तियों का मूल्य जो है वो अधिक और कुछ संपत्तियों का मूल्य जो है वो कम दिखाया गया हो और यह आवश्यक हो जाता है कि समस्त संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाए ताकि साझेदारों को सही स्थिति का पता लग सके। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में साधारणतया समस्त संपत्ति तथा दायित्वों नए स्थिति विवरण में पुनर्मूल्यांकन मूल्य में दिखाए जाते हैं। संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है जब संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तन को पुस्तकों में दर्शाया जाए, अर्थात पुनर्मूल्यांकन लेखा बनाकर लाभ हानि ज्ञात की जाए। और दूसरी परिस्थिति होती है जब संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तन को पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाए, अर्थात मूल्यों में बड़े प्रभाव को समायोजित प्रविष्टि द्वारा हल किया जाए। तो बच्चों, जब हम बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम खाता बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट, विवरण रकम। डेबिट में जो है संपत्तियों के मूल्य में कमी लिखी जाती है, डेबिट में संपत्तियों के मूल्य में कमी। इसी प्रकार से क्रेडिट में क्या आ जाएगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। दायित्व के मूल्य में वृद्धि डेबिट आता है तो क्रेडिट में आ जाएगा दायित्व के मूल्य में कमी। इसी प्रकार से जितनी भी संचितियां होती हैं, संचितियों में वृद्धि होगी तो वो डेबिट में लिखते हैं। इसी प्रकार से संचितियों में अगर कमी है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। घटे हुए दायित्व जो है वो डेबिट में आता है और छूटे हुए जो संपत्तियां हैं वो क्रेडिट में जाती है। जो दायित्व छूट गए हैं डेबिट और जो संपत्ति छूट गई है वो क्रेडिट। अब अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ होगा, उसे हम पूंजी खाते से के नाम से शो करते हैं। इसी प्रकार से यदि क्रेडिट में बैलेंस होगा तो उसे हम पुनर्मूल्यांकन से हानि होगा, उसको हम पूंजी खाते को के नाम से शो करते हैं। तो बच्चों, इसी पर आधारित एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, गणेश और महेश साझेदारी फर्म में हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं और लाभ हानि का अनुपात बराबर रखना चाहते हैं। 31 दिसंबर 2012 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। बच्चों, यहाँ पर चिट्ठा दिया हुआ है, दायित्व रकम और संपत्ति रकम। समायोजन दिया है, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को उन्होंने निश्चय किया। तो इस प्रकार से हमको समायोजन दिया है और लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, फर्म का प्रारंभिक स्थिति विवरण भी बताइए। तो ये 3 चीज़ हमको बनाने हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, और पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनेगा वो प्रश्न में जो समायोजन दिया हुआ है उसके आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मा ले लेते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट, विवरण रकम। तो समायोजन देख लेते हैं। समायोजन में दिया हुआ है व्यावसायिक भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो चिट्ठे में हम देख लेते हैं भवन का मूल्य कितना है। तो चिट्ठे में दिया हुआ है भवन हमारे पास 1 लाख रुपए। 1 लाख का बच्चों 20% हम निकालेंगे तो हमारी राशि जो है वो आ जाएगी, पुनर्मूल्यांकन खाते में हम लिखेंगे 20,000 रुपये। वृद्धि है, संपत्ति में वृद्धि जो है वो क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट समायोजन देख लेते हैं। समायोजन दिया है स्कंध तथा फर्नीचर 10% से कम किया जाएगा। इसको पहले हम देख लेते हैं। चिट्ठे में राशि जो है हमारी दी हुई है, फर्नीचर जो है वो 4,000 दिया है और स्कंध जो है वो
80,000 दिया है, तो 10% कम दिया है। तो ये जो है हम संपत्ति में कमी जो है ये डेबिट की तरफ दिखाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो सबसे पहले लिख देंगे डेबिट में स्कंद खाते से 80,000 का 10% 8,000 आएगा। इसी प्रकार से डेबिट में लिखेंगे फर्नीचर खाते से और 4,000 का 10% 400 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट समायोजन है देनदार पर संदिग्ध ऋण संचय के लिए 5% संचय। तो ये जो संचय है हम निकालेंगे देनदार में से। तो हमारे देनदार की जो राशि है वो दी हुई है 64,000 रुपये। तो 64,000 का हम निकाल देंगे 5%। ये भी जो संचिति जो है ये हमारे डेबिट में आएगी। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में हम इसको लिख लेंगे देनदार पर संचय खाते से, और 64,000 का 5% हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,200 रुपये। तो बच्चों समायोजन यहाँ पर ख़त्म हो गया और पुनर्मूल्यांकन खाते का अब हम टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल है 20,000 रुपये और डेबिट में हम 8,400 और 3,200 इन तीनों को घटा देते हैं 20,000 में से, तो हमारा बैलेंस आता है 8,400 रुपये। इसको हम डेबिट में लिखेंगे पूंजी खाते से के नाम से लिख देंगे। और अब इस राशि को हमारे दोनों साझेदार जो हैं गणेश और महेश बांटेंगे। तो गणेश और महेश का जो अनुपात है वो प्रश्न में दिया हुआ है हमारे 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो इसको हम बांट देते हैं। वर्किंग नोट में मैंने किया हुआ है 8,400 को 3:1 में बांट देंगे तो गणेश का अनुपात आएगा 6,300 और महेश का अनुपात आ जाएगा 2,100 रुपये। तो इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता जो है हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अब पूंजी खाता बना लेते हैं। पूंजी खाता एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, दो साझेदार हैं गणेश और महेश। सबसे पहले हमारे चिट्ठे में डेबिट में शेष दिया हुआ है, तो डेबिट में शेष दिया है तो वो क्रेडिट में आ जाता है। डेबिट में शेष दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले क्रेडिट में लिख लेते हैं। शेष लाया गया 1,00,000 रुपए गणेश का और 84,000 रुपए दिया है महेश का। अब हमारे चिट्ठे में दिया हुआ है प्रश्न में लाभ हानि खाता और सामान्य संचय। लाभ हानि खाता दिया है 40,000 और सामान्य संचय दिया है हमारा 16,000 रुपये। ये दोनों को हम पूंजी खाते में बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सामान्य संचय को बांट लेंगे। वर्किंग नोट में मैंने नीचे शो किया हुआ है। सामान्य संचय को बांट लेंगे 3:1 में तो हमारा आ जाएगा 12,000 और 4,000 और इसी प्रकार से लाभ हानि को हम बांट लेंगे। लाभ हानि है 40,000, 3:1 में बांटेंगे तो आएगा 30,000 और 10,000। तो इसको हम पूंजी खाते में शो कर लेंगे। तो सामान्य संचय हम लिख देंगे गणेश में 12,000 और महेश में 4,000। इसी प्रकार से लाभ हानि खाता बांट देंगे गणेश में 30,000 और महेश में 10,000। अब हमारे पुनर्मूल्यांकन खाते का जो आंसर आया है डेबिट में, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ में हमने पूंजी खाते से करके एंट्री किया है, इसको हम पूंजी खाते में लिख लेंगे। लेकिन किस खाते से लिख रहे हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते के से लिख रहे हैं, इसलिए हम उसमें पूंजी खाता नाम ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम लिखेंगे। तो हम एंट्री कर देंगे पुनर्मूल्यांकन खाते को और राशि लिख देंगे 6,300 गणेश का है और महेश का है 2,100 रुपये। अब बच्चों सारी मदें हो गई। अब हम सबसे पहले गणेश का टोटल बंद कर लेते हैं। गणेश का खाता बंद करेंगे तो 1,12,000, 30,000 और 6,300 इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1,48,300 रुपये। और ये पूरी की पूरी राशि जो है अब हम डेबिट में लिख देंगे और डेबिट में हम लिख देंगे शेष लेगा और राशि आ जाएगी 1,48,300। इसी प्रकार से अब हम महेश का टोटल कर लेंगे। महेश का जो टोटल है वो है 84,000, 4,000, 10,000 और 2,100। तो बच्चों टोटल आएगा 1,01,00,000 रुपये।
और ये पूरी की पूरी राशि जो है हम महेश में लिख देंगे और लिखेंगे शेष लेगा। अब महेश का भी बॉक्स जो है वो बंद कर देंगे और डेबिट में 1,01,00,000 रुपये लिख देंगे और क्रेडिट में भी 1,01,00,000 रुपये है। इस प्रकार से पूंजी खाता में गणेश और महेश का जो है वो खाता बन जाएगा। हाँ बच्चों, इसी प्रकार से अब हमको बनाना है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण जो है पुराने चिट्ठे जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी वृद्धि और कमी समायोजन का प्रयोग किए हैं उसको भी यहाँ पर हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले स्थिति विवरण में दिया हुआ है संपत्ति की तरफ। स्थिति विवरण का परफॉर्मा पहले देख लेते हैं। स्थिति विवरण का परफॉर्मा है दायित्व रकम संपत्ति रकम। सबसे पहले संपत्ति का साइड देख लेते हैं। प्रश्न में चिट्ठा में सबसे पहले दिया है हमारे पास व्यावसायिक भवन। तो बच्चों पुनर्मूल्यांकन में भी है वृद्धि, तो हम सबसे पहले व्यावसायिक भवन की राशि को अंदर में लिखेंगे 1,00,000 रुपए और जो वृद्धि है वो इसमें प्लस करके हम दिखा देंगे तो राशि बाहर आ जाएगी 1,20,000 रुपए। इसी प्रकार से अब फर्नीचर दिया हुआ है चिट्ठे में, तो फर्नीचर को भी हम अंदर में लिखेंगे क्योंकि हमारे पुनर्मूल्यांकन खाते में कमी दी हुई है। तो 4,000 में से 400 रुपये घटा देंगे और राशि बाहर लिख देंगे 3,600 रुपये। इसी प्रकार से अब स्कंद चिट्ठे में दिया हुआ है स्कंद की राशि हम लिख देंगे। स्कंद में भी पुनर्मूल्यांकन खाते में कमी दिखाई गई है तो स्कंद लिखेंगे 80,000 अंदर में और कमी की राशि जो है 80,000 में से 8,000 घटा के बाहर दिखाएंगे 72,000 रुपये। अब नेक्स्ट जो है चिट्ठे में दिया हुआ है देनदार, तो देनदार की राशि हम लिख देंगे अंदर में 64,000 रुपये। पुनर्मूल्यांकन खाते में हमने संचिति लिखा था 3,200 रुपये, इसको घटा करके बाहर लिख देंगे 60,800 रुपये। अब बच्चों चिट्ठे में दिया है प्राप्त बिल, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट राशि बाहर करेंगे 12,000। रोकड़ बैंक में 80,000 डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। रोकड़ हाथ में 10,000 डायरेक्ट बाहर लिखेंगे और जो संपत्ति है वो हमारा यहाँ पर साइड जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं दायित्व की तरफ देखते हैं। दायित्व में चिट्ठे में सबसे पहले दिया था 1,00,000 रुपये, तो लेनदार 1,00,000 रुपए लिख देंगे। देय बिल दिया हुआ है 10,000 लिख देंगे। प्रश्न दायित्व में दिया हुआ है लाभ हानि खाता और सामान्य संचय, इसको हमने पूंजी खाता में यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट नंबर आता है पूंजी खाते से, तो पूंजी खाते से जो है ये हम पुराना ना लिख करके जो हमारे पूंजी खाते में नया बैलेंस आया है इसको लिखेंगे। तो पूंजी खाते का बैलेंस देख लेते हैं बच्चों। हमारे पूंजी खाते का बैलेंस आया है गणेश का 1,48,300 रुपये और महेश का 1,01,00,000 रुपये। इसको हम चिट्ठे के पूंजी में दिखाएंगे। तो गणेश का लिख देंगे 1,48,300 और महेश का लिखेंगे 1,01,00,000 रुपये। अब बच्चों सबसे पहले दायित्व का हम टोटल कर लेते हैं। जब दायित्व का टोटल करेंगे 1,10,000 और 2,48,400 को टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 3,58,400 से दायित्व का पक्ष बंद हो जाएगा। अब संपत्ति का पक्ष का जब हम टोटल करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 3,58,400 रुपये और इस प्रकार से ये हमारा स्थिति विवरण यहाँ पर बन जाएगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। अशोक व आलोक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्न था। तो इस प्रकार से बच्चों चिट्ठा दिया हुआ है, एक तरफ दायित्व दूसरी तरफ संपत्ति। समायोजन दिया हुआ है यहाँ पर हमको और समायोजन को देखकर ही हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। साझेदारों ने यह तय किया कि वे संशोधित मूल्यों को
पुस्तकों में नहीं लिखेंगे और ना ही संचय को बांटेंगे। आप आवश्यक जर्नल के लेखे पूंजी खाते के माध्यम से कीजिए व संशोधित चिट्ठा बनाइए। तो यहाँ पर हमको जो है पूंजी खाता बनाना है और एक संशोधित चिट्ठा बनाना है, और यहाँ पर साझेदारों ने तय किया है कि संशोधित मूल्यों को पुस्तक में नहीं दिखाएंगे, तो चिट्ठे में हम उसको शो नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर संचय को बांटा जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं समायोजन को देखते हुए। तो पुनर्मूल्यांकन का खाता बनता है, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, विवरण रकम। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है स्थायी संपत्ति 10% से ह्रास लगाया जाए। तो प्रश्न में हम स्थायी संपत्ति को देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है स्थायी संपत्ति 75,000 रुपए। तो 75,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 7,500 रुपए। और पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में हम लिख देंगे, संपत्ति में कमी जो है वो डेबिट में आता है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे स्थायी संपत्ति खाते से और लिख देंगे 7,500 रुपए। समायोजन का दूसरा नंबर दिया है, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 6% का प्रावधान किया जाए। तो ये जो संदिग्ध प्रावधान है ये चिट्ठे के देनदार से हम निकालेंगे और देनदार की राशि दी हुई है 60,000 रुपए, सेंट्री डेप्टर्स। तो 60,000 में हम निकालेंगे 6% निकालेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। तो देनदार में संचिति जो है ये भी कमी है, तो ये आ जाएगा हमारे डेबिट साइड और लिखेंगे देनदार पर संचिति खाते से। तो 60,000 का बच्चों 6% 3,600 रुपये आएगा। तीसरा समायोजन दिया हुआ है, स्टॉक का मूल्य 95,000 रुपये किया जाए। यहाँ 95,000 दिया है और चिट्ठे में दिया हुआ है स्टॉक का मूल्य जो है 70,000 रुपये। तो हमारे पास 25,000 रुपये जो है ये वृद्धि दिखाई गई है। 95,000 में से 70,000 घटा देंगे तो 25,000 रुपये जो है ये वृद्धि है। संपत्ति में वृद्धि जो है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं स्कंध खाते को और लिख देंगे 25,000 रुपये। चौथा समायोजन दिया है, लेनदारों में 1850 शामिल है जिनके द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। तो बच्चों ये जो है 1850 रुपये लेनदार की राशि जो है ये हमारे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में हम लिखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे 1850 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा समायोजन जो है इसकी सबकी एंट्री हो गई है। अब हम करेंगे टोटल। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा है तो सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा 25,000 और 1850 को जोड़ने से 26,850 रुपये। अब बच्चों इसमें से डेबिट के भाग को घटा देते हैं। डेबिट में हमारा दो चीज़ दिया हुआ है, 7,500 और 3,600 रुपये घटा देंगे तो हमारा लाभ की राशि जो है वो आ जाएगी 15,750 रुपये। ये जो है हमारा आ जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ की राशि। और डेबिट का टोटल 26,850 रुपये से बंद हो जाएगा और क्रेडिट का भी टोटल जो है वो हमारा 26,850 रुपये है। तो बच्चों इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता बन जाएगा। अब हम ये जो पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि आई है 15,750 रुपये और इसी में हम सामान्य संचय की राशि लिख लेंगे जो कि हमारे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिया हुआ है। तो इन दोनों का टोटल कर लेने से आता है 36,750। ये राशि जो है हमको साझेदारों में बांटनी है। तो अब अनुपात निकाल लेते हैं। दो साझेदार हैं हमारे पास, एक है अशोक दूसरा है आलोक। पुराना अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास 4:3 और इसका कुल भाग होता है 7। नया अनुपात समायोजन में दिया हुआ है 2:1, इसका टोटल भाग होता है 3। तो इस प्रकार से हम पुराना अनुपात में नया अनुपात घटा देंगे और इनका नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले अशोक का निकाल लेते हैं। अशोक का पुराना अनुपात हो जाएगा 4/7 और नया अनुपात हो जाएगा 2/3। तो इसको सबसे पहले हमको 7 और 3 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 21।
अब 21 आ गया। अब इसको हम हर से भाग दे देते हैं, तो हमारा हर है 7। 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 तिया 21। इस 3 को अंश से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12 रुपए। इसी प्रकार से अब 21 को हम हर से भाग देंगे 3 से, 3 सत्ते 21, तो 7 का गुणा हो जाएगा 2 से, 7 दूनी 14। तो 12 में से 14 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों -2/21 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आलोक का भी निकाल लेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 3/7 और नया अनुपात दिया है 1/3। दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। हर का 7 और 3 का लघुत्तम 21 आएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, 3 से हर अंश में गुणा करेंगे, 3 तिया 9। इसी प्रकार से 3 से भाग देंगे 21 को, 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा और अंश में 1 दिया है, 7 एकम 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो आएगा 2/21। बच्चों अशोक का आंसर जो है वो माइनस में है, तो वो जो है राशि का जो है वो प्राप्त करेगा, और आलोक का आंसर जो है वो प्लस में है, तो ये राशि का त्याग करेगा। तो इसको आगे देख लेते हैं हम। राशि का विभाजन कर लेते हैं। अशोक का भाग जो है निकालेंगे, 36,750 का 2/21 आएगा 3,500, तो ये प्राप्त करेगा। आलोक का भाग जो है वो निकालेंगे 36,750 का, तो ये जो है अपने भाग का त्याग करेगा। तो इसकी पंजी प्रविष्टि हम बना लेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। तिथि में लिखेंगे 2019 है, तो सन डाल देंगे 1 जनवरी को। जो पाने वाला साझेदार होता है, यहाँ पर पाने वाला साझेदार है अशोक। अशोक का पूंजी खाता विकलन 3,500 रुपये से डेबिट, और त्याग करने वाला साझेदार क्रेडिट होता है, तो आलोक के पूंजी खाते से 3,500 रुपये जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ख्याति, संपत्ति व दायित्व के मूल्य में परिवर्तन के समायोजन की प्रविष्टि करने पर, और इस प्रकार से ये जनरल प्रविष्टि जो है वो हम कर लेंगे। बच्चों इसके बाद हम पूंजी खाता बना लेते हैं। पूंजी खाता बनाते समय सबसे पहले खाता बना लेंगे, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट। विवरण, 2 साझेदार हैं अशोक और आलोक। बुक में चिट्ठे में सबसे पहले डेबिट में हमको दिया है शेष पूंजी, दिया है अशोक का 1,20,000 रुपये और आलोक का दिया है 60,000 रुपये, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब हम देख लेते हैं, पंजी में आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमने बांटा हुआ है पंजी, तो यहाँ पर अशोक का पूंजी खाता जो है वो डेबिट है, तो हम क्रेडिट कर देंगे पूंजी खाते में, और आलोक का पूंजी खाता जो है वो क्रेडिट है, तो हम पूंजी खाते के डेबिट में लिख देंगे। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। पूंजी खाते में हम इसकी एंट्री कर लेंगे। आलोक जो था वो डेबिट में था, तो हम यहाँ पर आलोक जो है वो क्रेडिट में था, तो हम डेबिट में लिख लेंगे आलोक के खाते से। लेकिन आलोक जो है वो राशि कितना दे रहा है अशोक को, 3,500 रुपये देगा। इसी प्रकार से अशोक जो है वहाँ क्रेडिट था, तो यहाँ पर हम अशोक के खाते को क्रेडिट लिख देंगे, और अशोक जो है आलोक को कितनी राशि देगा, 3,500 रुपये जो है वो होगा। तो इस प्रकार से हम पूंजी खाते की भी एंट्री कर लेंगे। पूंजी खाता लिख लिए अशोक और आलोक का, और अब हम आलोक का खाता जो है वो बंद करेंगे। आलोक के क्रेडिट में जो है 60,000 और 3,500 रुपये, तो इसका टोटल कर देंगे 63,500 रुपये आएगा। अब डेबिट में जो है वो कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे पूरी राशि जो है वो हम शेष लेगा लिखेंगे और टोटल कर देंगे 63,500 रुपये से। इस प्रकार से हमारा आलोक का जो है क्रेडिट और डेबिट जो है वो दोनों 63,500 रुपये से बंद हो जाएगा। तो बच्चों अब अशोक का देख लेते हैं। अशोक जो है, अशोक का क्रेडिट जो है वो आएगा 1,20,000 रुपये, और डेबिट में देख लेते हैं। डेबिट में दिया है 3,500 रुपये, घटा देंगे
तो शेष लेगा की राशि आ जाएगी 1,16,500 रुपये। अशोक की राशि है शेष लेगा। और डेबिट का टोटल कर देंगे बच्चों, 1,20,000 रुपये से अशोक का जो खाता है वो बंद हो जाएगा। और क्रेडिट में भी जो है अशोक का खाता 1,20,000 रुपये से बंद हो जाएगा। और इस प्रकार से हम पूंजी खाता बना लेंगे। बच्चों अब लास्ट में हमको यहाँ पर चिट्ठा दिखाना है, और यहाँ पर कोई भी संशोधन की जो राशि है वो हम नहीं दिखाएंगे। तो जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से इसको हम बना लेंगे। चिट्ठा का परफॉर्मा होता है दायित्व रकम संपत्ति रकम। तो बुक में जो दिया हुआ है चिट्ठा, सबसे पहले दिया हुआ है रोकड़। तो सबसे पहले हम रोकड़ लिख लेंगे 10,000 रुपये। जैसा बुक में है सेम वही चीज़ लिख रहे हैं। बुक में दिया है चिट्ठे में दायित्व, चिट्ठे में दिया है देनदार 60,000 रुपये। स्कंध दिया है 70,000 रुपये। स्थायी संपत्ति दी है 75,000 रुपये। सेम हमने बुक का जो प्रश्न है उसको यहाँ पर लिख दिया है, और सबका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,15,000 रुपये। इसी प्रकार से दायित्व में दिया हुआ है सबसे पहले लेनदार 14,000 रुपये। संचय की राशि दी हुई है 21,000 रुपये। बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान देना है पूंजी खाते से, ये पूंजी खाते से जो है ये हम अपने खाते में जो बैलेंस आया है उसको देखकर लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे पूंजी खाते में बैलेंस कितना है। शेष लेगा की राशि अशोक में है 1,16,500 और आलोक में है 63,500 रुपये। तो इसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर कर देंगे। जो बुक में दिया है चिट्ठे में उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नया अनुपात भाग जो है वो आएगा पूंजी का। अशोक 1,16,500, आलोक जो है 63,500, ये दोनों का टोटल हम बाहर निकाल देंगे 1,80,000 रुपये। बच्चों क्रेडिट का टोटल हम कर चुके हैं 2,15,000। अब दायित्व का भी आप टोटल कर लो, और टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,15,000 रुपये। चिट्ठे का दायित्व और संपत्ति पक्ष जो है वो दोनों 2,15,000 रुपये से जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर चिट्ठा बन जाएगा। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर जो है उसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश।